पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव हो चुका है। इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा ये बात तो हम बाद में करेंगे। पहले जान लेते हैं कि FATF दरअसल है क्या। 1989 में जब शुमाली अमेरिका में ड्रग कार्टेल्स ने हुकूमतों को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तंग किया तो G7 समिट ने एक ग्लोबल वॉच डॉग को तश्कील किया। इस वॉच डॉग का काम था मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक पॉलिसी बनाना। 1990 में FATF ने एक 40 रिकमेंडेशंस पर मबनी डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। ये नुकात उन रिकमेंडेशंस पर मबनी थे जिससे मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग से बच सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मुल्क इसका हिस्सा बनते गए और एक वक्त पर ये रिकमेंडेशंस मनी लॉन्ड्रिंग पर एक ग्लोबल अथॉरिटी बन गई। 2001 में जब 9/11 का सानिहा पेश आया तो FATF ने मज़ीद रिकमेंडेशंस ऐड की जिनका काम कम्बैटिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म था। 2012 में FATF ने इन तमाम रिकमेंडेशंस को एक दफ़ा फिर मुतय्यन करके 40 रिकमेंडेशंस की शक्ल दे दी जिनका काम तमाम मुल्कों में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना था। तो बेसिकली FATF नाजायज़ पैसों को जायज़ होने से और जायज़ पैसों को नाजायज़ कामों में इस्तेमाल होने से रोकती है। बढ़ते बढ़ते आज FATF के 39 मेंबरान हैं जो इसकी प्लेनरी मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं। इन कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए FATF तमाम मुल्कों को एक ग्रेड देती है, बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। ये ग्रेड्स हैं NC यानी नॉन कम्प्लायंट, PC यानी पार्शली कम्प्लायंट, LC यानी लार्जली कम्प्लायंट और C यानी कम्प्लायंट। इन ग्रेड्स की बुनियाद पर तमाम मुल्कों का रिपोर्ट कार्ड लिस्टों की सूरत में आता है। जिन मुल्कों को अपने AML और CFT प्रोटोकॉल्स पर काम करने की ज़रूरत है वो ग्रे लिस्ट में जाते हैं और जिन मुल्कों के ग्रेड्स बहुत ही ख़राब हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होने वाले मुल्कों पर उसके साथ ही बहुत सारी सैंक्शंस भी लग जाती हैं। इसी तरह ग्रे लिस्ट का प्रोसेस भी ग्रे लिस्ट के नाम की तरह थोड़ा ग्रे ही है। असूलन तो जिन मुल्कों के ख़राब ग्रेड्स थोड़े ज़्यादा हैं उनको ग्रे लिस्ट पर होना चाहिए और जिनके ख़राब ग्रेड्स थोड़े कम हैं उनको ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन उन 40 में से कुछ रिकमेंडेशन स्ट्रेटिजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत से मुल्कों से बेहतर ग्रेड्स होने के बावजूद ग्रे लिस्ट पर काफ़ी दफ़ा आ चुका है। 2008, 2012 और आखिरी दफ़ा 2018 में पाकिस्तान इस लिस्ट पर पाया गया। असूलन तो ये सवाल भी उठता है कि एक मुल्क जो 3 साल पहले तक तमाम रिकमेंडेशंस को टिक कर रहा है वो एकदम से नॉन कम्प्लायंट किस तरह हो गया। लेकिन कवानीन की अमल दरामद को तो पाकिस्तान की आवाम खुद हमा वक्त शक की निगाह से देखती है, तो फिर एक बैनुल अक़वामी इदारा क्यों ना देखे। वो बात तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या FATF की कारकर्दगी में बैनुल अक़वामी सियासत असरअंदाज होती है। तो इस बात का जवाब है कि होती देखी तो नहीं जा सकती लेकिन होती ज़रूर है। भाई जिस बॉडी के मेंबर्स ही टोटल 39 हों और वो 39 के 39 मेंबर्स ही टॉकिंग पॉइंट्स रेस करते हों, फिर चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात क्यों ना कर रहे हों, उनके ज़ाती मफादात हो सकते हैं। खैर, ये जानने के लिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से उतरने का क्या फ़ायदा हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर जाने का नुकसान कितना हुआ था। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान को 2019 तक $38 बिलियन का नुकसान हुआ। यानी पाकिस्तान की मौजूदा GDP $38 बिलियन ज़्यादा हो सकती थी अगर हम ग्रे लिस्ट पर ना होते। होने ना होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। ये नो बॉल ना होती, वो कैच ना छूटता। तो अब जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से उतर चुका है तो क्या ये सारे पैसे वापस लाए जा सकते हैं? कोशिश तो की जा सकती है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के मौजूदा फॉरेन रिजर्व $7.4 बिलियन से कम हो गए हैं और ग्रे लिस्ट से उतरने के पहले हफ्ते में ही पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से गिर चुकी है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग, जिससे किसी भी मुल्क की कर्ज वापस करने की एबिलिटी को परखा जाता है, वो भी पहले से बदतर हो चुकी है और हमारा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अब ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही डूबने वाला है। ग्रे लिस्ट से उतरने के बाद पाकिस्तान ADB से 1.5 बिलियन और कुछ बायलैटरल लोन्स एक्वायर करने में कामयाब ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कहना कि ग्रे लिस्ट से उतर के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो जाएगा बिल्कुल गलत है। उस मकाम तक पहुँचने के लिए हमें बहुत लंबा फासला तय करना है अगर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत हमें इस बात की इजाज़त दे।